नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने वही प्रयोग किया जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किया गया था। आपको बता दें कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद पर नए चेहरों को मौका दिया गया था। तो अब महज 48 घंटे के अंदर हरियाणा में मोदी की प्रयोगशाला का नतीजा भी सामने आया है। आपको बता दें कि 2 दिन में 3 बड़े घटनाक्रम हो गए। साथ ही पहला 10 मार्च को हुआ जब पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने के बेटे और हिसार लोकसभा सीट से भाजपा सांसद विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तो दूसरा और तीसरा घटनाक्रम 12 मार्च को हुआ। बीजेपी ने सुबह जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा। तो वहीं दोपहर के बाद नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी कर दिया। आपको बता दें कि नायाब सिंह सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं। साथ ही राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इन तीनों घटनाक्रमों को सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया है। जहां तक आप सब लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो हमारा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था उस समय मैं संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराया जाता। देखिए, मैंने जैसे कहा कि भाई ये सरकार नाराजगी, लोगों की इस सरकार के प्रति नाराजगी, लेकिन वो नाराजगी क्यों? आज 10 साल की भाजपा सरकार ने हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, देश में अपराध में नंबर 1 बना दिया, देश में किसान, महिला, कर्मचारी, व्यापारी पे अत्याचार में नंबर 1 बना दिया, देश में नशे में नंबर 1 बना दिया। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। दुर्दशा हरियाणा के हर कोने में दिखाई दे रही है। आज हरियाणा की जनता बहुत त्रस्त है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे हरियाणा के इंचार्ज प्रभारी विप्लव देव जी, और जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है आदरणीय मनोहर लाल जी के, उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी। बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान के पोखर में भारतीय शक्ति अभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल हमने मारवी तकनीकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। आपको बता दें कि दुनिया में बहुत ऐसे कम देश हैं जिनके पास ये तकनीक है। साथ ही पीएम ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। भारत, आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव
शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए। हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बता दें कि इसी बीच केंद्र सरकार ने सीएए के नियम अधिसूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि जिसके बाद विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध भी शुरू कर दिया जा चुका है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने जो कहा था वह करके दिखाया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया है। 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देश को राजनीतिक स्थिरता देने का काम किया है। आया गया राम की पॉलिटिक्स को समाप्त कर एक छत्र नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली 10 साल तक सरकार नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। मैं बाद में बात करूंगा टीआरएस और कांग्रेस की लाखों करोड़ों रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, इनके सामने आरोप हुए। नरेंद्र मोदी जी पर 25 पैसे का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा सके। 2019 में हम मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे, संकल्प पत्र घोषित कर रहे थे। उस वक्त पत्रकार पूछते थे, पहला पेज तो ऐसा है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं भी निरुत्तर था। पहले पेज में क्या था? क्या था हमारे संकल्प पत्र के पहले पेज में? पहले पेज में था, अयोध्या में भव्य राम मंदिर हम बनाएंगे। 500 साल से पूरे देश के सभी श्रद्धालु चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो और रामलला सम्मान के साथ अपने मंदिर के अंदर विराजमान हो। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, भटकाती रही, लटकाती रही। अरे आपने तो बनाया नहीं मंदिर, मोदी जी ने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा थी, आपको निमंत्रण दिया, आप उपस्थित भी नहीं रहे। वोट बैंक की लालच से आपने राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे।
कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। आपको बता दें कि इस लिस्ट में कुल 43 नाम शामिल हैं। साथ ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पहली लिस्ट का ऐलान हम कर चुके हैं, अब ये हमारी दूसरी लिस्ट है। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक के बाद ये लिस्ट तय की गई थी। इसमें असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनाव मैदान में उतर रहे उम्मीदवारों के नाम हैं। आपको बता दें कि दूसरी लिस्ट में गौरव गोगोई असम के जोहाट से उम्मीदवार होंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नुकुलनाथ को टिकट मिला है। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान से चूरू से राहुल कसवा, जालोर से वैभव गहलोत उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि राहुल कसवा का टिकट बीजेपी ने काट दिया था, इसके बाद उन्होंने बगावत कर दी थी। इसके बाद भी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा और पौड़ी से गणेश गोदियाल को टिकट दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, तो वहीं उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से गणेश गोदियाल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं इसी सिलसिले में गणेश गोदियाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। उत्तराखंड कांग्रेस की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पौड़ी लोकसभा सीट से हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज पार्टी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव को लेकर आपको दी है, किस सोचेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार और गढ़वाल की महान जनता के जो विचार थे उनको दृष्टिगत रखते हुए पार्टी के हाईकमान ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं पार्टी के उस विश्वास को और जनता के उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए, उस विश्वास को कायम रखने के लिए मैं अपने मन, कर्म और वचन से हमेशा अनवरत, बिल्कुल तत्परता के साथ, पूरी शक्ति के साथ प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की महान जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सर, उत्तराखंड की 5 सीटों में से पौड़ी लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट रहती है, सबकी निगाह इस सीट पर टिकी रहती है क्योंकि 3 मुख्यमंत्री भी ये सीट दे चुकी है। इस बार आपके जो पूर्व में जो दावेदार थे वो भी छोड़ के चले गए, क्या कुछ कहिए सर? देखिए, जहां तक हॉट और कोल्ड की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई हॉट और कोई कोल्ड सीट होती है। सब सीटें हॉट होती हैं, सब सीटों में लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, सभी लोग जीतने के लिए लड़ते हैं और उसके बाद जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। जहां तक प्रश्न है कि जो ये निश्चित रूप में ये हमारे लिए, मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कहना चाहता हूं कि ये थोड़ा हमें मायूस करने वाली बात थी कि जिनको हमने 5 साल तक कोशिश की कि भाई ये चुनाव लड़ें, वो अंतिम समय में आज हमारे बीच, हमारी पार्टी में नहीं रहे। तो थोड़ा था, लेकिन उससे हमारे कार्यकर्ताओं में और दुगना जोश आया कि भाई ऐसे कैसे लोग मतलब अंतिम समय में पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता उससे और ज्यादा जोशीले हुए और आप देखना उसका परिणाम अभी आपको चुनाव में नजर आए। ठीक है, सवाल पौड़ी लोकसभा सीट के लोगों से क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहाँ हुई लेकिन उतना जब विकास हुआ उतनी चीजें वहाँ नहीं हो पाई। मेरा पौड़ी लोकसभा की सम्मानित जनता से ये वादा है कि जो मैंने अभी कहा कि मन, कर्म और वचन से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वो कोई भी ऐसा मुद्दा हो, मेरी दृष्टि में हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो हमारी बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, उपनल के कर्मचारियों का मुद्दा हो या संविदा पे
भोजन माताएं, महिला सशक्तिकरण के तहत सरकार की जो इस प्रकार की योजनाएं हैं कि लखपति बहनें बोलते हैं, कर्जा दे रहे हैं और बोलते हैं लखपति। तो लखपति बहनें नहीं बल्कि इन्होंने तो कर्जवती बहनें बना दी। तो इन सब चीजों को हम जनता के बीच ले जाएंगे और इनका निराकरण बताएंगे। लोग हमें आशीर्वाद देंगे, इसका निराकरण करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम उठाना कोई बात नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में होना चाहिए और उस सॉल्यूशन के लिए जनता का आशीर्वाद मिलना बहुत आवश्यक है। सॉल्यूशन हम करेंगे। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। गणेश गुर्जर जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो पौड़ी की जो जनता है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है काम करेंगे और पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे पे भी खरे उतरेंगे। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज देहरादून। बात करेंगे अगली खबर की। योगी सरकार में नए मंत्रियों के विभागों का मंगलवार को बंटवारा कर दिया गया। आपको बता दें कि नए मंत्रियों में ओम प्रकाश राजभर को पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, हज और मुस्लिम विभाग का जिम्मा सौंपा गया है, तो वहीं दारा सिंह चौहान कारागार विभाग संभालेंगे। आपको बता दें कि पहली बार मंत्री बने सुनील शर्मा को सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग का दायित्व सौंपा गया है। साथ ही अनिल कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। तो वहीं योगी मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति अब नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में 3 युवक बोल रहे हैं कि रूस में फंस गए हैं और उन्हें जंग में लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये भारतीय युवक नौकरी के चक्कर में रूस गए थे, जहां इन्हें फंसाकर जबरन युद्ध में धकेला जा रहा है। ऐसे में भारतीय युवाओं ने वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मदद की अपील की है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि हम लोग आर्मी में फंस चुके हैं। अभी हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आए कि हम लोग को बॉर्डर पे जाने के, और 8 लोग बॉर्डर से रिटर्न आए, उनके रिप्लेसमेंट में हमको जाने के लिए कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग का लेटर वेटर हम लोग को अभी एम्बेसी से अभी तक कुछ भी नहीं पहुँचा है, अभी आप लोग को जाना पड़ेगा इधर से। अभी जल्द से जल्द हमारी गुजारिश है कि हमको इधर से जल्द बाहर निकाले। वो बस कुछ भी नहीं सुन रहे, आपका लेटर नहीं आया, वो यही कह रहे हैं, लेकिन अभी आपको जाना पड़ेगा बोल के बोल रहे हैं। जयशंकर सर से और पीएम मोदी सर से हमारी गुजारिश है कि हमको जल्द से जल्द इधर से बाहर निकालें। अस्सलाम वालेकुम। सुबह में एक कमांडर आया था, वो कह रहे थे कि आप लोग को बॉर्डर पे जाना है, तो एम्बेसी से, इंडिया एम्बेसी से पूरा प्रोसेस हो गया बोल के पता चला था, पर इधर लेटर कुछ भी नहीं आया। ये लोग बोल रहे आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो अपने नाम से कैंसिल होके आया, तो ही हम लोग को इधर से छोड़ देंगे। इधर तो अभी कुछ अपडेट नहीं मालूम है कि पीएम मोदी जी और जयशंकर सर से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हम लोग को यहाँ से निकाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह में कमांडर आया था, वो दोपहर तक बॉर्डर पे लेके जाता हूँ बोल के बोला, और एम्बेसी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमको लेटर मिल के और यहाँ पे निकलने की जल्द से जल्द कोशिश करें। हम पीएम मोदी और जयशंकर अंकल से गुजारिश है कि हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकालें। बात करेंगे अगली खबर की। क्राइम ब्रांच ने कैंसर कीमोथेरेपी की नकली दवाओं का कारोबार करने में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली दवाओं के संबंध में एक और नए माडिशु का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों में से 2 दिल्ली के रोहिणी स्थित नामी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में कर्मचारी शामिल है। साथ ही आरोपी इस कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों को दिए जाने वाली कीमोथेरेपी में इस्तेमाल इंजेक्शनों की खाली शीशियां लेकर उसमें एंटी फंगल दवा भरकर दिल्ली, हरियाणा और बिहार समेत कई राज्यों के मेडिसिन सेल और कैंसर के पेशेंट से सीधा संपर्क कर उन्हें सस्ती कीमतों में ये दवा मुहैया कराने का झांसा देते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर की कीमोथेरेपी में यूज होने वाली नकली दवाओं के गैंग का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 7 करोड़ रुपए की नकली दवाओं को भी जब्त किया है। दरअसल पुलिस के मुताबिक ये लोग दिल्ली सहित अन्य जगह पर इन दवाओं की कालाबाजारी किया करते थे और ये दवाएं नकली हुआ करती थी। फिलहाल पुलिस टीम ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 7 आरोपी में 2 आरोपी
मूल रूप से दिल्ली के प्रतिष्ठित अस्पताल में कार्यरत भी थे। फिलहाल पुलिस अब इनके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीएए कानून लागू होने का आदेश पारित होने के बाद कासगंज जिले में पुलिस प्रशासन ने आईटीबीपी के साथ संवेदनशील जगहों पर पैदल मार्च किया। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सीएए कानून लागू होने के ऐलान को देखते हुए कासगंज एसपी अपन राजत कौशिक, एएसपी राजेश कुमार भारतीय ने कासगंज शहर के मौलाना नायब जामा मस्जिद के पास फ्लैग मार्च निकाला तथा जगह जगह पुलिस का ढिंडोरों की तैनाती कर दी गई। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।